हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके सामने हम लोग आए सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके। इससे पहले लेक्चर्स में हमने हेनरी लॉ तो डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर्स, प्रेशर और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और वीडियो को आप लास्ट तक देखें, उसके बाद राउल्ट्स लॉ में आपका कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो उनको आप पहले, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उनको देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। हम लोग बात करते हैं कि होता क्या है वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास ये कोई इस तरह से बीकर है मेरे पास, ठीक है। अब इस बीकर में मैंने वाटर फिल किया हुआ है या कोई सॉल्वेंट है मेरे पास, कोई भी हो सकता है। वाटर मैंने फिल किया हुआ है, समझना ध्यान से। बीकर के अंदर मैंने वाटर फिल किया हुआ है। अब अगर मैं क्या करूं, इस बीकर को क्लोज कर दूं, उसके ऊपर एक और मैं कंटेनर रख दूं, क्लोज कंटेनर, कुछ इस तरह से। ये मैंने क्लोज कंटेनर रखा, मैंने इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया इस बीकर को। अब क्या कर रहा हूं, बंद करने के बाद ये मैंने बर्नर यूज़ किया और बर्नर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हीट कर रहा हूँ। तो आप सबको पता है ये चीज़ कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो होता क्या है कि जब उसका बॉइलिंग पॉइंट तक उसका वो पहुँचेगा टेम्परेचर, तो बॉयल होना शुरू होगा, यानी कि लिक्विड कन्वर्ट्स होगा वेपर्स में। यहाँ से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स फॉर्मेशन होगा। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, एवापोरेशन बोलते थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एवापोरेशन। ध्यान से समझते रहे ना चीज़ों को, कि हमने जब उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हुआ, वेपर्स फॉर्मेशन हुआ और क्या हुआ, एवापोरेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि ये कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर। कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर है। अब अगर क्लोज कंटेनर होगा तो ये वेपर्स वापस कहाँ से आएंगे भाई, वापस कहाँ आएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। वापस कहाँ आएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ध्यान देना, जो वेपर्स फॉर्मेशन हो रहा था वो वापस कहाँ है, लिक्विड के सरफेस पे। और फिर यहाँ पे आगे क्या होगा, इनका कंडेंसेशन होना ही होना है। क्या होना है, कंडेंसेशन होना है। दो चीजें हो रही हैं एक साथ। पहले क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, उनका कंडेंसेशन हो रहा है ना। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था इसको हीट करना, तो उस टाइम पे बात करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ, या इनिशियल टाइम, या कहते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, एट स्टार्टिंग पॉइंट रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स फॉर्मेशन का जो रेट होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज हायर देन या ग्रेटर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो एवापोरेशन हो रहा है और जो कंडेंसेशन हो रहा है, स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट ही करेंगे इसको बॉईल करना, तो वेपर्स फॉर्मेशन ज़्यादा रेट होगा उसका फॉर्मेशन का। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो रेट होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन विल बिकम इक्वल्स टू दी रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन कि जो एवापोरेशन का रेट है वो कंडेंसेशन के रेट के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ध्यान देने वाली चीज़ है ये। अब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन कौन सी हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म हो गई यहाँ पे हमारे पास, है ना। कंडीशन फॉर्म हो गई इक्विलिब्रियम वाली। समझते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट। अभी हम वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, इसको हीट करने के बाद उसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो वेपर्स जो लिक्विड की सरफेस से वापस आई, अब ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे। इस लिक्विड के सरफेस पे ये वेपर्स कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लिख सकते हैं इसको कि द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of
by the vapors on the surface of liquid is called vapor pressure। कितना आसान है देखिए, यानी कि ये जो प्रेशर जो वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ गए बात को? अब देखो ध्यान देने वाली चीज क्या थी यहाँ पे कि ये कंडीशन किस पे होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, कि जितना वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होगा, किसका रेट, वेपराइजेशन का, वेपर ज़्यादा बनेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही क्या होगा, लिक्विड फॉर्मेशन होगा, कि रेट ऑफ इवापोरेशन विल इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे इसके फैक्टर्स की हम बात करते हैं। लिख लीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इसकी फैक्टर्स की, किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, कि किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, इसकी बात कर लेते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर होगा हमारा वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि अब हम उस लिक्विड का जो हमारे पास सॉल्वेंट था उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, उसका अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और ज़्यादा, है ना, हीट जो हम उसको दे रहे थे और ज़्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, तो होगा क्या कि जो रेट ऑफ एवापोरेशन वो एक साथ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड के वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर वेपर्स ज़्यादा फॉर्मेशन होगा तो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो बिल्कुल ही कैसा हो जाएगा, एज कम्पेयर टू एवापोरेशन थोड़ा सा बहुत कम होगा, यानी कि जो वेपर्स बनेंगे वो ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। अब वेपर्स ज़्यादा होंगे तो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर है सबको कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, देन रेट ऑफ, या कह सकते हैं देन वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, तो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। सबको समझ में आ रहा होगा? अब नेक्स्ट फैक्टर की हम लोग बात करते हैं। चलिए तो इसको लिख लीजिए, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर नंबर सेकंड। अब दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का हमारे पास वो जो हमने लिक्विड लिया उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, या जो हम सॉल्वेंट लेंगे लिक्विड में उसका नेचर क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, मान लो मेरे पास वो लिक्विड है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है पार्टिकल्स का। इफ लिक्विड हैव वीक intermolecular force of attraction between the particles। अगर कोई लिक्विड ऐसा हमारे पास जिसमें क्या है कि उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का, वो समझता ना क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे की तरफ, है ना। अब ये अगर वीक है, ये अगर वीक होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे किसके, लिक्विड से वेपर फॉर्मेशन के। अब वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लिक्विड हमारे पास ऐसा है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो इफ लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देन इट विल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर, तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। जैसे अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम देखते हैं जैसे हमारे पास एसीटोन होता है, एसीटोन, और हम वाटर को कंपेयर करें तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
ठीक है, जो कि इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एसीटोन में। तो वाटर हैव मोर वेपर प्रेशर देन एसीटोन। अल्कोहल से कंपेयर करें वाटर को तो भी वाटर में ज़्यादा होता है, किससे, अल्कोहल से, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स की बॉन्डिंग है ना, वो कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। तो इसीलिए वाटर का वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा एसीटोन से। ठीक है, थर्ड फैक्टर की हम लोग बात करते हैं इधर। अब थर्ड, जैसे मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, उसके बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से किस तरह से डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट से आपने आप समझ गए होंगे कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर जल्दी फॉर्म होंगे, सीधी सी बात है। अब वेपर जल्दी फॉर्म होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इफ liquid have less boiling point, then vapor pressure of that liquid is higher। तो अगर किसी लिक्विड के पास बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है, तो उसका प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो गाइस यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। आगे इसी के रेस्पेक्ट में या इसी के बेसिस पे हम लोग अगला टॉपिक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, उसको डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसको लिख लीजिए, फिर उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं उसके बाद राउल्ट्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट से, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद राउल्ट्स लॉ से आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, इसका ग्राफ, ठीक है, इसके सारे केसेस, सब कुछ हम आज क्लेरिफाई करेंगे एक एक पॉइंट से। ठीक है, सो अब राउल्ट्स लॉ होता क्या है, समझना कि हमारे पास मान लो कोई वोलेटाइल सब्सटेंस हमें दिया है एट अ गिवन टेम्परेचर for a volatile substance या solution, for a volatile solution, the partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of the solution। ध्यान से समझना भाई चीजों को, कि कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर ये वोलेटाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्यूशन कौन से होता है। देखो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस भी सब्सटेंस में या जिस भी सॉल्यूशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लेस हो, यानी कि वेपर्स बहुत जल्दी से फॉर्म हो जाएं, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लेस होगा, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हाई हो। टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स यानी कि गैस में बहुत जल्दी वो कन्वर्ट हो जाए, वो कैसी हो, हाई होगी। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। इवन ये रूम टेम्परेचर पे भी गैसेस वेपर्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो वोलेटाइल सब्सटेंसेस में क्या होगा कि इनका जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर जो होगा गैस का प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है मेरे पास, और उस सॉल्यूशन में मेरे पास वोलेटाइल ही तो सॉल्यूट है, वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट है, और वोलेटाइल क्या है, सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्यूट जिसको मैं ए मान रहा हूँ, और मेरे पास वोलेटाइल क्या है, सॉल्वेंट है, जिसको मैंने माना क्या है वो बी। समझना ध्यान से, मेरे पास कोई सॉल्यूशन था वोलेटाइल सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल क्या है, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो राउल्ट लॉ में क्या बता रहा है, राउल्ट लॉ में बता रहा है कि जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का, PA इज प्रोपोर्शनल टू XA, PA इज प्रोपोर्शनल टू XA एंड PV, क्योंकि देखो A क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और PB इज प्रोपोर्शनल टू XB वेयर PV इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी,
सॉल्यूट एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए, ये कांस्टेंट यूज करूंगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी, पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पे पी ए हमारा क्या है, पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ solute and Pb is the partial pressure of solvent and X is the mole fraction of solute, Xb is the mole fraction of सॉल्वेंट एंड पी नॉट ए क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सारी चीज मैंने आपको नोटेशन के बता दिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीज हमें राउल्ट लॉ बताता है कि जो पी ए सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and Pb is proportional to Xb mole fraction of solvent। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ सेकंड, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, लिख लो। अब देखो इतना आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इक्वेशन हमें समझ में आई दोनों। इसके बाद हमें डाल्टन लॉ में बताया गया, डाल्टन ने बताया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इसमें हमें क्या बताया गया कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो किसके बराबर होगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू बराबर होगा किसके, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी ए प्लस पी वी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। अब अगर इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास निकल के, पी ए हमारे पास है पी नॉट ए एक्स है और ये हमारे पास क्या है पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब देखो हमने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था कि जो सम होता है मोल फ्रैक्शंस का, एक्स ए एक्स बी एक्स सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा एक के बराबर होता है, हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दी सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। सो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स सी। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो कंडीशंस ले रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट में मैं क्या मानूंगा, केस नंबर फर्स्ट में मानूंगा कि अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का ज़्यादा है सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर से, कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्स बी की वैल्यू यहाँ से रिमूव करते हैं और ये वाली वैल्यू रखते हैं इसमें, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इसमें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इसको पुट कर देते हैं। चलो करते हैं पुट, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से पी नॉट ए एक्स ए, अब पी टी इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ये एक्स ए होगा, एक्स ए एंड एक्स ए, ठीक है। इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ इसके पास, तो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, यहाँ से एक्स ए कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा पी टोटल इज इक्वल्स टू, एक्स ए कॉमन लो यहाँ से, तो एक्स ए पी नॉट ए
माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, या पी नॉट बी को पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो बनेगी हमारे पास इक्वेशन पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो ये हमारे पास जो पी टोटल निकल के आया पी टी, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर। उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। कौन सी कंडीशन में, जो हमने एज्यूम किया है कि जो पी ए होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वो ज़्यादा होगा किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी के इक्वल निकल के आएगा। अब अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया। केस सेकंड हमारा क्या होगा कि जब पी वी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पी ए से, हम मान के चलेंगे कि जो प्रेशर होगा हमारा किसका, सॉल्वेंट का, वो ज़्यादा होगा सॉल्यूट के प्रेशर से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो पी टोटल होगा हमारा किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये हमें पता था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता था 1। तो यहाँ से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू को रिप्लेस करूँ तो कैसे क्या होगा 1 माइनस एक्स बी। इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास निकल के आएगी पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए में क्या रखना है 1 माइनस एक्स बी रखना है प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ से पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट बी सॉरी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल इज टू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से इन दोनों को मैं एक पास ला रहा हूँ, तो होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको मैं इधर ले गया पी नॉट ए एक्स बी। एक्स बी यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स बी को कॉमन लीजिए यहाँ से, तो बचेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट। ये हमारे पास टोटल प्रेशर निकल के आया किसका, कि जब हमने सेकंड कंडीशन लिया, सेकंड केस लिया हमने कि पी वी ग्रेटर देन होगा किससे, पी ए से। अब एट द सेम टाइम हम लोग बात कर लेते हैं इसके ग्राफ फॉर्मेशन की, कैसे हम राउल्ट लॉ का ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो देखो ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ, ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ है ना। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारी इक्वेशंस को लिख लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व करी थी। पहली इक्वेशन हमारे पास थी पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड थर्ड हमारे पास था पी टोटल इज इक्वल्स टू किस कंडीशन में, जब हम ले रहे थे पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, यही वाली कंडीशन में। तो हमारे पास था ये पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। अब देखो इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इस इक्वेशन का। तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, एक लाइन की कौन सी इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप, और ये हमारे पास कौन सी हुई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन, लाइन की इक्वेशंस। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें y एक्सिस पे क्या लेना है, प्रेशर, x एक्सिस पे हमें क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन को लेना है। तो लिख लेते हैं कि हमें y एक्सिस पे किसको लेना है, प्रेशर को लेना है ना, यहाँ हमें क्या लेना है, प्रेशर, यहाँ हमें लेना है मोल फ्रैक्शन x को लेना है। अब इस इक्वेशन के लिए अगर मैं पॉइंट्स फाइंड आउट करना चाहूँगा, अगर मैं रखता हूँ एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं एक्स ए यहाँ पे 0 रखूँगा, ध्यान देना भाई, एक्स अगर मैं 0 रखूँगा तो पी ए क्या आएगा मेरा निकल के 0 के बराबर आएगा, ये 0, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ आ गया, ओरिजिन पे आ गया। सेकेंड केस अगर मैं रखता हूँ कि एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, तो पी ए क्या आएगा, पी ए आएगा मेरा पी नॉट ए के बराबर। क्लियर हो रहा है सबको, पी ए आएगा हमारा पी नॉट ए के बराबर। सो उसको हम पुट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया जहाँ मोल फ्रैक्शन कितनी है, एक्स ए की 1 है, तो इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारा प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे देखिए रखता हूँ एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है, ये एक्स बी होगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो पी बी क्या आएगा निकल के, पी नॉट बी, पी नॉट भी हमारा क्या निकल के आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो पॉइंट कहाँ आ गया, ओरिजिन पे,
सेम इसकी तरह ना, हम एक्स भी जोड़ रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 0 होगा, तो पी भी क्या आएगा, पी नॉट भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पी भी क्या आएगा, 0। सो अब दूसरी कंडीशन कि इफ एक्स बी इज इक्वल्स टू, हम 1 रख लेते हैं। अगर एक्स भी हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, पी बी इज इक्वल्स टू आएगा पी नॉट बी के बराबर। तो पी भी आएगा हमारा पी नॉट बी के बराबर। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मिला दीजिए, दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ निकल के आया किस केस में, दोनों के लिए हमने रखा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन है हमारी कि पी वी इज ग्रेटर देन पी ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे कि जो पी बी होगा उसको हमने ज़्यादा माना है, तो पी नॉट भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा पी नॉट ए से। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर मान रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्यों मैंने इसको ऐसे किया, क्योंकि देखो यहाँ पे पी वी इज ग्रेटर देन पी ए। अगर कंडीशन क्या होती कि इफ पी ए इज ग्रेटर देन पी वी, अगर ये वाली कंडीशन होती तो ऐसी कंडीशन में ये पी नॉट ए की वैल्यू क्या होती, ज़्यादा होती, पी ए की वैल्यू कम होती। अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि पी वी इज ग्रेटर देन पी ए, तो थोड़ा सा हमें ऊपर लेना पड़ेगा पी वी को इस तरह से। ठीक है, सेकंड केस के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ फाइंड आउट करना हो इसी केस में कि टोटल प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज विल बी द टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं एक्स बी इक्वल्स टू रखूँ 1 फर्स्ट केस में, या 0 रखते हैं, तो पी टी किसके बराबर आएगा, पी टोटल हमारा बराबर आएगा किसके, पी नॉट ए के बराबर। पॉइंट कहाँ पे आ गया, पी नॉट ए पे। ठीक है, दूसरा केस अगर मैं एक्स बी इक्वल्स टू रखता हूँ क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, है ना, एक्स बी इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट होगा, एक्स बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा मेरे पास निकल के, पी टोटल इज इक्वल्स टू, बताइए, पी टोटल इज इक्वल्स टू आएगा पी नॉट ए प्लस 1 पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यानी कि पी नॉट ए और पी नॉट ए क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट। तो पी टोटल किसके बराबर आ रहा है, पी टी इज इक्वल्स टू आ रहा है पी नॉट बी के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट कहाँ आ रहा है, पी नॉट बी पे। तो दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, थोड़ा सा ऊपर रखना था इस तरह से, दोनों को मिला दीजिए। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ निकल के आएगा, टोटल प्रेशर, यानी कि पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारे पास पी ए का ग्राफ निकल के आया था, ये पी बी का ग्राफ, ये हमारा निकल के आया टोटल प्रेशर का ग्राफ। अब अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, वहाँ पे पी ए ग्रेटर देन पी बी के होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा कैसे आएगा कि पी ए ऊपर होगा, पी बी नीचे होगा, कुछ इस तरह से जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था। दोनों लाइन्स को हम ड्रॉ कर देंगे तो हमारा ग्राफ निकल के आएगा दूसरे केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने राउल्स लॉ के ग्राफ को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा राउल्स लॉ में, ठीक है, कि जब हम नॉन वोलेटाइल, हमारे पास कोई सॉल्यूट होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और कोई सजेशन हो आपका तो कमेंट में ज़रूर बताना एक बार। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।